तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नया किस्सा कहानी लेके मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ आपके सामने अपने चैनल बलजीत परमार फॉर यू। बहुत दिनों के बाद आपको आज मैं ये एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत नए लोग साथ में जुड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हमारा ये साल जो है इसके अंत तक हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 लाख के ऊपर पहुंचनी चाहिए। ऐसा मेरा एक पर्सनल अकीदा है और उसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो खैर, आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड के उस फिगर की जिसने सब कुछ बहुत करीब से देखा और तकरीबन आधी उम्र भागता रहा दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन आखिरकार कानून उसके पास पहुंचा और उसको पकड़ के जेल में बंद किया। आज वो मुंबई की एक जेल में अपने जो अंजाम है उसकी उड़ीक कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। उस शख्स का नाम है एजाज़ लकड़ावाला। एजाज़ लकड़ावाला एक ज़माने में दाऊद गैंग के साथ काम किया करता था, फिर छोटा राजन के साथ मिल गया, फिर इंडिपेंडेंट गैंग चलाया और आज सलाखों के पीछे अपनी सज़ा के इंतज़ार में है। लकड़ावाला, एजाज़ लकड़ावाला कोई किसी पुरानी क्रिमिनल फैमिली को बिलोंग नहीं करता था। इसके जो बाप दादा थे वो यूसुफ लकड़ावाला की तरह लकड़ी के बिज़नेस में थे और काफ़ी सालों से वही व्यापार करते आ रहे थे। एक दुकान उनकी माहिम में थी, लकड़ी की बहुत बड़ी टिम्बर शॉप, और दूसरी थी वो जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है मुंबई का, कमाठीपुरा का इलाका जिसको कहते हैं, उसमें डिफरेंट एरियाज़ हैं। शुक्ला जी स्ट्रीट है, दूसरा है, लेकिन जो जिस एरिया में इनकी दूसरी दुकान थी वो थोड़ा सा पॉश रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट गिना जाता था। वो जो रोड थी वो जो मैंने आपको एक दिन पहले हमीद के मर्डर का किस्सा सुनाया, जिस होटल में फन एंड फूड में रेस्टोरेंट में उसका मर्डर होता है, उसी से अगर हम पीछे एरिया में जाएं तो लेफ़्ट साइड में एक रोड जाती है जो बिल्कुल फन एंड फूड की बैक साइड में, नवजीवन सोसाइटी की बैक साइड में, तो वहाँ पे एक बस BST लोकल बस चलती है हमारी लाल रंग की, उसका डिपो है। डिपो के साथ से लेफ़्ट साइड में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और राइट साइड में एक लाइन से 20-25 दुकानें जो हुआ करती थी उस ज़माने में, वो टिम्बर मर्चेंट्स की हुआ करती थी। आजकल तो वहाँ पे रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम चल रहा है, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं और जो वहाँ पे प्रॉस्टिट्यूट थी उनको रिहेबिलिटेट करने का काम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। काफ़ी सारे पुराने जो कोठे थे उनको तोड़ के नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो उसी रोड पे लेफ़्ट साइड में जिस एरिया का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ हाई रेट के, हाई एंड प्रॉस्टिट्यूशन के अड्डे थे और उनके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था 3-4 बड़े अड्डों का, वहाँ पे मुजरा हुआ करता था और मुंबई के बड़े लोग जो थे, अमीर, सोने चांदी हीरे के व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, अंडरवर्ल्ड के बड़े सरगना इंक्लूडिंग हाजी मस्तान, ये लोग वहाँ पे मुजरा देखने जाया करते थे। तो उसमें ही एक जो सबसे बड़ा मुजरे का अड्डा था, उसके बिल्कुल सामने वाली दुकान जो थी टिम्बर मार्केट में, लकड़ी की दुकान, वो एजाज़ लकड़ावाला वहाँ पे उस दुकान के बैठ के अपना वहाँ धंधा बिजनेस चलाया करता था। पर बचपन में पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी हुई इसकी। बांद्रा का जो सबसे अच्छा कॉन्वेंट स्कूल है बांद्रा वेस्ट में, सेंट स्टेलिनस, उसके वहाँ से इसने पढ़ाई की इंग्लिश मीडियम में। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता था, बन-ठन के भी रहता था, शौकीन था, क्योंकि वो एरिया जो है वो बांद्रा का एरिया फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का एरिया था उस ज़माने में। तो वहाँ पे कुछ असर फिल्मों का भी हुआ। वहीं से इसको एक लटक लगी हीरो बनने की। अब फिल्मों में हीरो नहीं बन सका तो क्राइम के दुनिया में हीरो बनने की ठान ली, क्योंकि इसका जो इसके दूसरे भाई और बड़े लोग तो माहिम वाली दुकान पे बैठते थे, तो ये शख्स बैठता था रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ से इसके टच में
जो अंडरवर्ल्ड के क्राइम के लोग, यंगस्टर, आना जाना, कुछ जान पहचान के लोग, वहीं से इसका जो इंटरेस्ट था, जहाँ इसकी जो लालसा, एक लटक लगी अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ने की, वो वहीं से शुरू होती है, उस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से। तो ये शुरुआत थी एजाज लकड़ावाला की। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता, मुझे याद है जब करीम लाला के छोटे भाई का जब मर्डर होता है, उस टाइम पे जिस आदमी ने मोटरसाइकिल के जो एक आदमी चला रहा था, एक पीछे बैठा था, जो पीछे शख्स बैठा था उसने रहीम खान को गोली चलाई थी। उसका नाम था सोहेल। वो मैंने आपको बताया कि पहले हिंदू था, बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना था। तो उसको हम जो रहीम खान के मर्डर के बाद गोली चलाने वाले सोहेल का पुलिस एनकाउंटर होता है। वो इंस्पेक्टर मौलिक, जो क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, उस आदमी ने किया था। लेकिन करीम लाला के गैंग के लोगों को तलाश थी उस आदमी की जो मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन उसका कोई खबर, कोई उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो नहीं आ रही थी। करीम लाला गैंग जो था, पठान गैंग, वो उस शख्स को ढूंढ रहा था रहीम खान के मर्डर का बदला लेने के लिए। तो उन्हीं दिनों में, ये 1986 की बात है, 1986 नवंबर में रहीम खान का मर्डर होता है। और उसके बाद जो मेरा RK होटल और जो करीम लाला के होटल थे, KK होटल, उनका ऑफिस था डोगरी में, वहाँ पे काफ़ी हलचल रहती थी कि किस तरह से उस शख्स को ढूंढा जाए जिसने रहीम खान को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को चलाता था। उनका कारण ये भी था कि उसको पकड़ के उससे ये भी पूछना चाहते थे कि और कौन कौन लोग उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्या कारण था कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को मारा जिसका अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ में करीम लाला का भाई होने के नाते भी कोई लेना देना नहीं था। तो करीम लाला ने एक दिन मुझे बताया, जब इन बातों में मैं उनको मिलता था कि आगे क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है, तो काफ़ी दिनों के बाद, उस घटना के बाद, करीम लाला ने मुझे बताया कि एक बार उनका जो शख्स था, ये काफ़ी दिनों के बाद की बात है, तो कि जब वो खबर ढूंढ रहे थे तो मेरे पास एक पतला सा लंबा सा लड़का आया मेरे घर पे, करीम लाला के घर पे, ग्रांट रोड पे, जो सेकंड फ्लोर पे घर था उनका, उसका मैं जिक्र कई बार कर चुका हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि करीम लाला को बताया कि जिस आदमी की आपको तलाश है वो आदमी को मैंने ढूंढ लिया है और आप बताइए उसका क्या करना है। तो इन अ वे उस शख्स ने जो करीम लाला को मिलने उसके घर पे आया, उस मोटरसाइकिल चलाने वाले की खबर लेके उसने सुपारी लिया करीम लाला से उस शख्स को मारने का, या उसको पकड़ के लाने का। उससे पैसे भी लिए और उसने टाइम लिया कि मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए तो मैं उसको ढूंढ के, मार के या ज़िंदा पकड़ के आपके पास लाऊंगा। तो लेकिन वो 2 दिन तो हो गए, 3 दिन हो गए, वो शख्स दोबारा इन्फॉर्मेशन लेके या काम करके नहीं आया। और वो शख्स कोई और नहीं था, वो एजाज लकड़ावाला वही था जो करीम लाला के पास उस मोटरसाइकिल चलाने वाले की खबर लेके पहुंचा था। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद एक दिन फिर आया कि वो शख्स जो है वो नागपाड़ा में फलां दुकान पे बैठा है और करीम लाला के जो बंदे थे, बॉडीगार्ड थे, उस टाइम पे वहाँ पे एक ही हाज़िर था, ज़िया, जो समद खान का बॉडीगार्ड था। वो ज़िया कुदरती उस समय डोगरी पे हाज़िर था ऑफिस में, और उसके पास हथियार भी था। तो पठान गैंग ने ज़िया को एजाज लकड़ावाला के साथ भेजा कि आप साथ में जाओ, उस आदमी का काम बजा के आओ। एजाज लकड़ावाला उसको लेके गया, उस आदमी को, ज़िया को साथ, जो बहुत तगड़ा बॉडीगार्ड था, उसका मैंने जिक्र एक स्टोरी में किया है। तो ज़िया उसके साथ गया, लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद जब वापस आए तो पता चला कि वो आदमी अपनी दुकान पे नहीं था। अब एजाज लकड़ावाले के लिए बहुत अजीब सिचुएशन थी। करीम लाला से पैसे ले चुका था काम करने के, और जो काम करना था वो शख्स मिल नहीं रहा है। तो उसने फिर ये करीम लाला के गैंग से डरने लगा। और थोड़े दिनों के बाद ये खबर आई कि वो शख्स जिसको ढूंढा जा रहा था
वो मरा हुआ पाया गया और उसको किसी ने जहर पॉइज़न पिलाई थी और उसका ये बात उसके पोस्टमार्टम से मालूम पड़ी। तो बाद में ये करीम लाला गैंग को शायद ये शक हुआ कि क्योंकि एजाज़ लकड़ावाला उसको पकड़ के टाइम पे हमारे पास नहीं ला सका या उसको मार नहीं सका, तो उसने किसी और तरीके से पठान गैंग से अपने आप की अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से उस आदमी को जहर दिलवा के मरवा दिया किसी से, या शायद उसने कहीं खुद डर के कि मुझे पठान गैंग ढूंढ रहा है, पकड़ा जाऊंगा, या डर के उसने जहर पी। लेकिन मसला ये था कि जिस आदमी को ढूंढा जा रहा था वो मरा पाया गया। तो ये एक शुरुआती दिनों की एजाज़ लकड़ावाला की कहानी है जो करीम लाला ने मुझे खुद सुनाई थी जब मेरा अखबार भी चलता था बॉम्बे आई। उन दिनों में कई बार करीम लाला ऑफिस में आ जाया करते थे। तो वही दिन थे जब इसके एजाज़ लकड़ावाला की क्राइम की दुनिया में शुरुआत होती है, एंट्री होती है। उसके बाद इसने काफ़ी धमकियाँ दे के जो एक्सटॉर्शन का मेन काम था एजाज़ लकड़ावाला का। और 95 में 93 के ब्लास्ट के बाद ये आदमी कुछ लोगों के साथ मिल के दुबई चला गया। दुबई में डी कंपनी के साथ काम किया। वहाँ इसका छोटा शकील से भी एक बार झगड़ा हुआ। इसके ऊपर छोटा शकील के लोगों ने अटैक भी किया। वो खबर मैंने अपने अखबार में छापी। वो शायद छोटा शकील को वो बात अच्छी नहीं लगी। वो फ़ोन पे मेरे साथ बहुत नाराज़ हुआ। तू मैं हो गई हमारी उस ज़माने में। तो खैर, लेकिन ये एजाज़ लकड़ावाला की वजह से छोटा शकील के साथ मेरी उस रिपोर्ट की वजह से झगड़ा हुआ। ये वो एजाज़ लकड़ावाला है जिसका किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। खैर, वहाँ से जब छोटा राजन दाऊद से अलग होता है 94 में कुछ और कारणों करके, ब्लास्ट तो एक बहाना था, तो वहाँ से ये आदमी, क्योंकि छोटा शकील से इसकी नहीं बनती थी, ये दाऊद गैंग को छोड़ के छोटा राजन के साथ चला गया। डी गैंग और छोटा शकील के साथ इसका पुराना कोई लेन देन होगा, कुछ पैसे का हिसाब होगा, कुछ बिजनेस की इनकी आपस की डील्स होगी जो इस आदमी ने पूरी नहीं की, या किसी तरह से डी गैंग के साथ धोखाधड़ी की। तो वो जो एक पुरानी दुश्मनी थी वो चलती रही। उसकी वजह से एक बार थाईलैंड में एजाज़ लकड़ावाला का खुद का कहना है, जो उसने अरेस्ट होने के बाद अपनी स्टेटमेंट मुंबई पुलिस को दी, उसमें उसने जिक्र किया है कि मेरे ऊपर अटैक करवाया गया, छोटा शकील ने करवाया, डी कंपनी ने करवाया, दाऊद ने करवाया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपना काम धंधा इसने चालू रखा। उसके बाद छोटा राजन ने भी जब अलग हुआ, झगड़ा हुआ वो पैसे के लिए, तो 2002 में छोटा राजन ने भी इसके ऊपर अटैक करवाया। दोबारा फिर बचा, 5 गोलियां लगी, 4 गोलियां लगी और बच गया, इलाज हुआ। फिर ये आदमी ने भागना शुरू किया। बैंकॉक से भाग के कनाडा चला गया, बीच में साउथ अफ्रीका चला गया, घाना चला गया, और 1-2 देशों में घूमते घूमते कनाडा में काफ़ी देर रहा। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल लेता था। पासपोर्ट आपको मालूम है अंडरवर्ल्ड वाले मुंडी चेंज करके कुछ करके बना ही लेते हैं, नए नाम से, असली नाम से, नकली नाम से। तो ये आदमी 7-8 साल विदेशों में घूमता रहा और हर जगह से अपना एक्सटॉर्शन का धंधा चलाता रहा। इसके साथ इसके 2 भाई इन्वॉल्व थे। दोनों भाई डिफरेंट एक्सटॉर्शन के केसेस में पकड़े गए। एक तीसरा इसका भतीजा अभी पिछले दिनों पकड़ा गया 1 करोड़ की एक्सटॉर्शन फिरौती मांगने के चक्कर में। तो ये आदमी भागते भागते इसकी कोशिश थी कि इसके परिवार के जो मेंबर्स हैं वो भी इसके साथ बाहर कहीं मिल जाए। तो सब आपको मैंने एक पहले एपिसोड में बताया था कि कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में रहना बहुत महंगा पड़ जाता है। वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रोज़ाना डे टू डे का खर्चे बहुत होते हैं। तो ये आदमी अल्टीमेटली शिफ्ट करके काठमांडू आ गया। काठमांडू आके इसने एक दुकान चलाई। 8 साल तक का लंबा सफ़र एजाज़ लकड़ावाला ने समय काठमांडू में गुजारा।
वहाँ पे इसने एक दुकान खोली, वहाँ भी स्मगलिंग का काम, फेक करेंसी, एक्सटॉर्शन, वहीं से बैठ के पूरा धंधा चलाना और चोरी छिपे, क्योंकि नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बहुत पोरस बॉर्डर है, बहुत रास्ते हैं आने जाने के। वैसे भी अगर आपको लीगली भी आना है तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लीगल एंट्रीज़ पे आपकी जो एंट्रीज़ होती हैं क्रिमिनल्स की, वांटेड लिस्ट वगैरह होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये लोग चोर रास्तों से हिंदुस्तान में एंटर कर जाते हैं। तो उन्हीं दिनों में इस आदमी ने सोचा कि एक एक करके अपने फैमिली के मेंबर्स को मैं काठमांडू किसी तरह बुला लूँ। वहाँ पे रहने का घर था, दुकान थी, बिजनेस था और एक्सटॉर्शन रैकेट इसका अच्छा चल रहा था। आपने सुनी होगी उसकी बहुत सारी कैसेट। वो आप लोग हैरान होते होंगे कि उसकी रिकॉर्डिंग जो हो मीडिया तक कैसे पहुँच जाती है। जो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग थे जो एक नया ट्रेंड शुरू किया था, वो एजाज लकड़ा वाला नहीं किया था कि खुद ही धमकी दो, खुद ही अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो और उसको बड़े तरीके से मीडिया में प्लाट कर दो, क्योंकि उसमें इसको इसके नाम का चर्चा होता था। और यही काम जो था वो रवि पुजारी करता रहा है। यही काम फाहिम मच ने किया। खुद ही किसी बिल्डर को या बड़े बिजनेसमैन को फ़ोन करते थे, खुद अपनी वो पूरी वार्तालाप जो थी वो रिकॉर्ड करते थे और फिर उस रिकॉर्डिंग को डिफरेंट टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में खुद ही दे दिया करते थे ताकि इनके नाम का चर्चा हो और लोग डरे। तो उस चक्कर में इसके ऊपर तकरीबन 25-26 केस जो थे, जिसमें गोलियां चलवाई, मर्डर किए, एक्सटॉर्शन के, धमकी देने के, वो सब केस बने। और आखिर में इसकी बेटी अपना नाम बदल के सोनिया, वो नकली पासपोर्ट पे मुंबई से काठमांडू जा रही थी, तो उसको पुलिस ने पकड़ा। उसकी इंटेरोगेशन से मालूम पड़ा कि किसी बड़े काम की चक्कर में फिरौती लेने के फिराक में एजाज लकड़ा वाला भी नेपाल छोड़ के पटना आया हुआ था। तो उसकी खबर से मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस को आगाह किया। पटना पुलिस ने उसको एक तो एयरपोर्ट के रास्ते में एक बस स्टॉप था, वो बताते बस स्टॉप में, लेकिन पकड़ा इसको उसके घर से इधर जहाँ छुपा हुआ था। तो लेकिन गिरफ्तारी वो बस स्टॉप से दिखाई गई जहाँ से उसने बस में बैठ के एयरपोर्ट जाना था और वापस उसने काठमांडू की फ़्लाइट लेनी थी, या कोई बाई रोड जाने का इंतज़ाम होगा, लेकिन भागने की फिराक में था पटना से, अपना पैसा वैसा इकट्ठा करके जो भी उसने करना था। लेकिन इसकी बेटी के अरेस्ट होने के बाद उसके ठिकाने का पता चला। उसको पटना में गिरफ़्तार किया गया, एजाज लकड़ा वाला को गिरफ़्तार करके बॉम्बे लाया गया और अभी लेटेस्ट उसको एक थाना पुलिस ने एक और एक्सटॉर्शन केस में उसकी जो क्राइम ब्रांच है थाने की, मुंबई के साथ लगता इलाका है, उस पुलिस ने इसका ताबा लिया है मुंबई पुलिस से और इसको कल्याण जेल में रखा गया उस फिरौती के चक्कर में। और उसमें भी उसने कोर्ट में ये प्ली लिया कि जो मुझे चार्जशीट केस की मिली है वो मराठी ज़ुबान में मिली है और मुझे मराठी नहीं आती, मुझे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करके दिया जाए। और वो ट्रांसलेशन करने में कई महीने लगेंगे, 300-400 पेज की ट्रांसलेशन होती है। तो इस किस्म के हथकंडे अभी भी वो कोर्ट में अपना रहा है। अभी देखो केस चल रहे हैं, आने वाले दिनों में फैसले जब आने शुरू होंगे एक एक करके, तो मुझे लगता नहीं कि पूरी उम्र अब वो सलाखों के बाहर आएगा। ये कहानी थी एजाज लकड़ा वाला की। आने वाले दिनों में और किस्से कहानी सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।